मी प्रियंका इज डिस्क्राइबिंग द एंटीकोएगुलेंट्स। एंटीकोएगुलेंट्स ऐसे फैक्टर होते हैं जो ब्लड को क्लॉट होने से बचाते हैं। एंटी मीन्स अगेंस्ट, कोएगुलेंट्स मीन्स कोएगुलेशन के अगेंस्ट। ऐसे फैक्टर जो कि ब्लड को कोएगुलेट नहीं होने देते उनको हम एंटीकोएगुलेंट्स बोलते हैं। इट रिफर्स टू द सब्सटेंस विच डिले और प्रिवेंट द प्रोसेस ऑफ कोएगुलेशन ऑफ ब्लड, यानी कि जो ब्लड की कोएगुलेशन की प्रोसेस होती है उसको या तो डिले कर देती है या उससे बचाती है, उसको हम एंटीकोएगुलेंट्स बोलते हैं। यानी कि इस प्रोसेस में जो फैक्टर्स यूज किए जाते हैं ब्लड को क्लॉट होने से बचाने के लिए उनको हम एंटीकोएगुलेंट्स बोलते हैं। हमारे पास दो तरह के यहाँ पे एंटीकोएगुलेंट्स प्रेजेंट है, एक्सोजीनियस एंटीकोएगुलेंट्स एंड एंडोजीनियस एंटीकोएगुलेंट्स। एक्सोजीनियस एंड एंडोजीनियस जैसे इनके नाम से ही पता चलता है, एक्सो मीन्स बाहरी और एंडो मीन्स अंदरूनी। एक्सोजीनियस एंटीकोएगुलेंट्स ऐसे फैक्टर होते हैं जो हमारी बॉडी के बाहर प्रेजेंट होते हैं, और एंडोजीनियस एंटीकोएगुलेंट्स ऐसे फैक्टर होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। ये जैसे कि मेडिसिन वगैरह होती है और हम ब्लड को क्लॉट होने से बचाते हैं, और ये हमारी बॉडी के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड को वहाँ पे फ्लूइड फॉर्म में ही बनाए रखते हैं। जब भी कोएगुलेशन होती है तो ब्लड पहले क्या होता है, फ्लूइड की फॉर्म में होता है, लेकिन बाद में जब भी कोएगुलेशन स्टार्ट होती है तो वहाँ पे उसका क्लॉट बनना स्टार्ट हो जाता है, वो जेली जैसा बनना वहाँ पे स्टार्ट हो जाता है, जेली जैसा मास बनना स्टार्ट हो जाता है, उसको हम कोएगुलेशन बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे उसको जेली जैसा जैसे फॉर्म ना दे के उसको फ्लूइडिटी फॉर्म में ही रखना, उसको फ्लूइड की फॉर्म में ही रखना, वो किसका काम है, एंटीकोएगुलेंट्स का। ठीक है, यानी कि ब्लड को वहाँ पे जेली फॉर्म में नहीं आने देने से रोकने के लिए हम एंटीकोएगुलेंट्स का यूज करते हैं। यहाँ पे अब हम करते हैं कुछ एक्सोजीनियस एंड एंडोजीनियस एंटीकोएगुलेंट्स। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, एक्सोजीनियस हमारी बॉडी के बाहर प्रेजेंट होते हैं और एंडोजीनियस हमारी बॉडी के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। अब एक्सोजीनियस कौन कौन से, हिपैरिन, ईडीटीए, कैल्शियम डिकैल्सिफाइंग एजेंट और क्या, कोल्ड यानी कि टेम्परेचर। और एंडोजीनियस क्या क्या आते हैं हमारे, हिपैरिन, एंटी थ्रोम्बिन 3 एंड प्रोटीन सी। जो हिपैरिन होता है वो हमारा एक्सोजीनियस के अंदर भी आता है और एंडोजीनियस के अंदर भी आता है, यानी कि इसको हम अपनी बॉडी से बाहर वाले जैसे मेडिसिन के रूप में भी यूज करते हैं, और ये हमारी बॉडी के अंदर भी प्रेजेंट होता है। और इस तरीके से जो हमारी बॉडी होती है वहाँ पे ब्लड जो होता है वो एक तरह से किस फॉर्म में होता है, फ्लूइड की फॉर्म में वहाँ पे प्रेजेंट होता है। अब आपको हो गया कि मैम आपने कल कुछ हमें फैक्टर्स करवाए थे, अब हमारी बॉडी के अंदर वो हमारे 13 फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, फिर भी हमारा ब्लड अंदर ही अंदर क्लॉट क्यों नहीं होता, वो फ्लूइड की फॉर्म में ही क्यों रहता है, जबकि हमारी बॉडी के अंदर वो फैक्टर्स प्रेजेंट भी होते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर ये है कि वहाँ पे जो हमारे फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, यानी कि एंडोजीनियस हमारे जो कोएगुलेंट फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं वो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। किस में होते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। लेकिन जब भी इंजरी होती है या कोई हैमरेज होता है और ब्लड हमारी बॉडी से बाहर आता है तो उस टाइम पे ये फैक्टर्स वहाँ पे इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में चेंज हो जाते हैं, और एक्टिव फॉर्म में चेंज होने के बाद ही ये अपने रोल प्ले वहाँ पे करते हैं और इस तरीके से वहाँ पे क्लॉटिंग बनानी स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन जब भी वहाँ पे क्लॉट बन जाता है, वो जो वहाँ पे घाव हुआ है, जो भी इंजरी वहाँ पे हुई थी, उसकी कोएगुलेशन वहाँ पे हो जाती है, उसके बाद फिर से वो क्या है, इनएक्टिव फॉर्म में बनने स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि इनएक्टिवेशन फॉर्म में वो रहने स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको कौन कौन से फैक्टर बताए एंटीकोएगुलेंट्स जो हमारी बॉडी के अंदर ही प्रेजेंट है, जैसे क्या हिपैरिन हमारी बॉडी के अंदर ही प्रेजेंट होता है, ये एंटीकोएगुलेशन का काम करता है, वहाँ पे ब्लड को फ्लूइड फॉर्म में ही रखता है। और जो दूसरा फैक्टर वो क्या, एंटी थ्रोम्बिन फैक्टर 3। जो थ्रोम्बिन होता है वो क्या करता है, हमारे ब्लड को क्लॉट करवाता है। जो फैक्टर 3 होता है आपने देखा भी होगा, मैंने आपको कल वाली वीडियो में बताया भी था कि जो ये फैक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, कोएगुलेशन करवाते हैं। लेकिन ये कब करवाते हैं, जब ये एक्टिव फॉर्म में होते हैं। जब हमारा जो फैक्टर 3 होगा, सबसे पहले कौन करवाता है, फैक्टर 3, अगर वही हमारा इनएक्टिव फॉर्म में वहाँ पे रहेगा, ठीक है, यानी कि एंटी रहेगा, उसका क्या अगेंस्ट रहेगा, उसको एक्टिव होने ही नहीं देगा, तो वहाँ पे क्या होगा, वो एंटी कोएगुलेंट का काम करेगा, उसको कोएगुलेट होने नहीं देगा ब्लड को। ठीक है, और इसी तरह से जो प्रोटीन सी होता है वो भी एंटी कोएगुलेशन का काम करता है, वो भी ये जो फैक्टर्स होते हैं इनको इनएक्टिव फॉर्म में रखने का काम करता है, और इस तरीके से यहाँ पे एंटी कोएगुलेशन का काम करता है। उसके बाद है कुछ
एक्सोजीनियस फैक्टर्स, एक्सोजीनियस एंटीकोएगुलेंट फैक्टर्स, जैसे कि हिपैरिन मैंने आपको बताया वो हमारी बॉडी के अंदर भी प्रेजेंट होता है और वो हमारी बॉडी के बाहर भी प्रेजेंट होता है। उसके बाद है EDTA, इथाइलिन डाइमाइन टेट्रा एसिडिक एसिड, ठीक है, एसिटिक एसिड। और उसके बाद क्या है, कैल्शियम डिकैल्सिफाइंग एजेंट, और क्या है, कोल्ड यानी कि टेम्परेचर। यहाँ पे सबसे पहले क्या, हिपैरिन, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताई है हमारी बॉडी के अंदर भी प्रेजेंट होता है, ये बॉडी के बाहर भी प्रेजेंट होते हैं। जो हमारी बॉडी के अंदर मास्ट सेल्स यानी कि बेसोफिल्स प्रेजेंट होते हैं, उनके द्वारा हिपैरिन सिक्रेट किया जाता है, ठीक है, जो कि हमारे ब्लड को क्लॉट होने से बचाता है। वो इन विवो भी और इन विट्रो भी यानी कि बॉडी के अंदर भी और बॉडी के बाहर भी हमारे ब्लड को क्लॉट होने से बचाता है। बॉडी के बाहर कैसे, जैसे हम इंजेक्शन देते हैं, कभी भी अगर क्लॉट बनता है, अगर बॉडी कभी आपने देखा भी होगा कोई पेशेंट कई बार बोल देते हैं कि उसके ब्लड के वहाँ पे बॉडी के अंदर थक्के बनने स्टार्ट हो गए, वहाँ पे क्लॉट बनने स्टार्ट हो गए हैं, ये भी कह देते कि जो ब्लड है वो गाढ़ा होने लग गया है, तो उसको हिपैरिन दे दिया जाता है ताकि वहाँ पे उसका ब्लड क्लॉट ना हो। और यहाँ पे हिपैरिन फिर हम एज ए मेडिसिन यूज करते हैं। ये होता है इन विट्रो, और जो हमारी बॉडी के अंदर ही प्रेजेंट होता है और वहाँ पे क्लॉट नहीं बनने देता नॉर्मल वे में, तो उसको हम इन विवो यूज करते हैं और वो हमारी बॉडी के अंदर यूज रहता है। उसके बाद है कैल्शियम, जैसे कि आपने कल वाली वीडियो में भी देखा होगा, जो कैल्शियम होता है वो मेन फैक्टर होता है ब्लड को क्लॉट करवाने के लिए। और अगर यहाँ पे कैल्शियम एब्सेंस रहेगा, वो एक्टिव ही नहीं होगा, तो वहाँ पे भी वो किसका काम करेगा, एंटीकोएगुलेशन का काम करेगा। इन एब्सेंस ऑफ कैल्शियम आयंस, देखो कैल्शियम आयंस की क्या है, एब्सेंस है ब्लड के अंदर, ठीक है, तो यहाँ पे क्लॉट नहीं बनेगा, क्लॉटिंग विल नॉट अकर। अगर कैल्शियम की एब्सेंस होगी ब्लड के अंदर तो वहाँ पे क्लॉटिंग प्रोसेस नहीं होगी। फॉर ब्लड क्लॉटिंग प्रिवेंशन, ब्लड क्लॉटिंग प्रिवेंशन के लिए हम क्या करते हैं, EDTA को ऐड करते हैं। EDTA क्या होता है, इथाइलिन डाइमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड, ठीक है। जो ये EDTA होता है ये कैल्शियम के साथ बाइंड कर जाता है और वहाँ पे कैल्शियम के साथ बाइंड होके उसको वहाँ पे उसका वर्क नहीं करने देता, कैल्शियम की एब्सेंस वहाँ पे बना देता है और इस तरीके से वहाँ पे ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता। उसके बाद है कैल्शियम डिकैल्सिफाइंग एजेंट्स, देखो यहाँ पे नाम से ही पता चलता है, कैल्शियम को डिकैल्सिफाई करने वाले एजेंट्स, यानी कि कैल्शियम को वहाँ पे रोकने वाले, उसके अगेंस्ट डिकैल्सिफाई करने वाले एजेंट्स, जैसे कि यहाँ पे एसिटिक चिलेटिंग एजेंट, ठीक है। जो यहाँ पे ये एसिडिक चिलेटिंग एजेंट होता है वो कैल्शियम को डिकैल्सिफाई कर देता है और इस तरीके से वहाँ पे ब्लड को क्लॉट होने से बचाता है। These agents bind with metal ion to form स्टेबल सब्सटेंस, ये जो आयंस होते हैं, मैंने ये एजेंट आपको बताया है, ये जो एजेंट्स होते हैं ये क्या करते हैं, जो वहाँ पे जो भी मेटल है, मेटल आयंस के साथ में कंबाइन कर जाते हैं, उसके साथ बाइंड हो जाते हैं और वहाँ पे एक स्टेबल सब्सटेंस बनाते हैं। यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे क्या है, इसके अंदर हम सोडियम सिट्रेट को ऐड करते हैं या फिर अमोनियम सिट्रेट या फिर पोटासियम सिट्रेट को ऐड करते हैं, जिसकी वजह से जो कैल्शियम होता है वो डिकैल्सिफाई हो जाता है और वहाँ पे ब्लड की क्लॉटिंग नहीं हो पाती। या फिर हम ब्लड को प्रिजर्व करने के लिए क्या करते हैं, ब्लड के अंदर हम EDTA को ऐड कर देते हैं, जो कि वहाँ पे कैल्शियम की एब्सेंस बना देता है, एक तरह से कैल्शियम के साथ में बाइंड होकर, ठीक है। या फिर जो ग्लूकोज होता है, ऑक्जेलेट या फिर सिट्रेट, ये सब क्या करते हैं, ब्लड को प्रिजर्व करवाने के लिए हेल्प करते हैं, उसको लॉन्ग टाइम तक स्टोर करके रख सकते हैं। और जब भी हम ब्लड को प्रिजर्व करते हैं, उसको लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर करते हैं, तो इन सब को हम ऐड करते हैं ताकि हम लॉन्ग टाइम तक ब्लड को स्टोर कर सके और उसको कोएगुलेट होने से बचा सके। उसके बाद है आपका नेक्स्ट टेम्परेचर, टेम्परेचर का यहाँ पे कोल्ड, कीपिंग ब्लड क्लॉट। वैसे तो क्या होता है, जो कोल्ड होता है वो ब्लड को एक तरह से क्लॉट बनवा देता है, ठीक है, लेकिन हम ब्लड को प्रिजर्व करने के लिए, लॉन्ग टाइम तक स्टोर करने के लिए वहाँ पे उसको कोल्ड रूम का हम यूज करते हैं। 5 to 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का हम यूज करते हैं ताकि हम ब्लड को लॉन्ग टाइम तक स्टोर कर सकें। और जब भी हम उसका यूज करेंगे उस टाइम पे हम उसको नॉर्मल टेम्परेचर में लाना होता है और नॉर्मल टेम्परेचर में लाने के बाद ही हम दूसरे पेशेंट को ब्लड की यूनिट्स दे सकते हैं।